साथियों, मैं मुकेश गंभीर, डायरेक्टर रेडियो बूज, आज बहुत ही हर्षित ढंग से आपके सम्मुख प्रस्तुत हुआ। साथियों, मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज हमारे एक पुराने नोन लगभग विद्यार्थी के तौर पर रह चुकी मैडम अनुराधा गुप्ता, जो कि हरियाणा की जानी मानी आईएएस ऑफिसर रही हैं, वो हमारे बीच हमारे स्टूडियो में आई हैं। मैं उनका तहे दिल से स्वागत करते हुए आप सबको ये सूचित करना चाहता हूँ कि हम अपनी भिवानी की इस बेटी को, हरियाणा की इस बेटी पर गर्व महसूस करते हैं कि उन्होंने सिर्फ आईएएस कैडर में ही अपना नाम स्थापित नहीं किया, बल्कि जिस जिस क्षेत्र में भी काम करती रही हैं वहाँ पे ऐसे लॉरेल्स हासिल किए हैं कि कोई भी इनके नाम लेकर अपने आप को प्राउड महसूस करेगा। तो आइए आपकी मुलाकात कराते हैं मैडम अनुराधा गुप्ता से। तो अनुराधा जी, आपका हमारे स्टूडियो में आने पे बहुत बहुत स्वागत। आपने अपने प्रेशियस टाइम में से टाइम निकाल के यहाँ आना उचित समझा। हम तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करते हैं। मेरा सौभाग्य है कि मेरे टीचर ने मुझे यहाँ इनवाइट किया और मुझे बहुत गर्व है कि मैं अपने टीचर के साथ आज बातचीत कर रही हूँ और आपके सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। अनुराधा जी, मुझे अभी वो दिन भी याद हैं जब मैं वैश्य कॉलेज भिवानी में लेक्चरर था और मुझे याद पड़ता है एक यूथ फेस्टिवल में आपने पार्टिसिपेट किया। आपकी एक फ्रेंड रचना गखड़, जो मेरे लिए भी बहुत अजीज थी, प्रोफेसर गखड़ मेरे टीचर भी रहे। जब आप लोगों को मैंने यूथ फेस्टिवल में गवर्नमेंट कॉलेज में पार्टिसिपेट करते हुए देखा, मुझे वो आज भी दृश्य याद है कि आप सब फ्रेंड्स इकट्ठे होके वहाँ अलग अलग कार्यक्रम में जा रही थी और वहाँ पर भी आपने बहुत लॉरेल्स हासिल किए। और मेरा ये मानना है कि वो क्रम रुका नहीं। आपने सिर्फ स्टूडेंट लाइफ में ही अपना नाम अपना रोशन नहीं किया, हालांकि आपके अपने फादर साहब भी कॉलेज के प्रिंसिपल थे, वहाँ से भी आपको बड़ी प्रेरणा मिलती रही, लेकिन आपने स्टूडेंट लाइफ में जो क्रम शुरू किया वो उसके बाद आप आईएएस कैडर में आई। आज हम वहाँ से आपकी यात्रा शुरू करते हुए और इस समय आज आप वर्ल्ड बैंक में काम कर रही हैं और हरियाणा के कैडर में अपना नाम स्थापित करके आप आगे गई हैं। तो आज उस पूरी यात्रा को मैं चाहूँगा कि आप हमारे ऑडियंस को बताएं। तो आपको मैं पुनः भिवानी में ले जा रहा हूँ, जहाँ से आपने शिक्षा प्राप्त की और उसके बाद आपने आईएएस का कंपटीशन करा। आईएएस के कंपटीशन में आपका क्या स्थान रहा? तो एक्चुअली मैं थोड़ा सा पीछे से शुरू करती हूँ। जी जी। कि मेरे जो फादर थे वो प्रोफेसर थे मैथ्स के जी। और बाद में प्रिंसिपल आपको मालूम है रहे। जी जी। वो कई गवर्नमेंट कॉलेजेस में और रजिस्ट्रार रहे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में। जी। तो उनकी ये बहुत अभिलाषा थी जी कि मैं सिविल सर्विसेज का एग्जाम दूं और एक इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में प्रवेश करूं, आईएएस ऑफिसर बनूं। जी। और वो शुरू से मुझे बचपन से कहा करते थे कि मेरे में प्रतिभा है कि मैं वो कर सकती हूँ। मैं हंसी में बात को टाल देती थी। जी। मुझे बहुत पूरी तरह से बचपन में इस बात का इल्म भी नहीं था कि आईएएस क्या है, कितनी मुश्किल है। लेकिन ये सच है कि उन दिनों में हम लोग बहुत अपने माता पिता की इच्छा की कदर करते थे। जी जी। उनकी जो चॉइसेस थी उनको बहुत रिस्पेक्ट करते थे।
तो उन्होंने जब कहा हाँ जी। कि आईएएस उनका ये सपना है कि जी। मैं आईएएस के लिए compete करूं, तो वो एक तरीके से मेरा सपना बन गया। जी तो जब भिवानी में वो प्रिंसिपल थे, मैं कॉलेज में थी, जी उनके कॉलेज में नहीं थी, जैसे हाँ, आपको हाँ, मालूम है, हाँ, आदर्श महिला विद्यालय। महाविद्यालय में थी। जी तो उस समय मेरे फादर ने कभी हमें इस बात के लिए जोर नहीं दिया कि हम सिर्फ पढ़ाई करें, यस और उन्होंने हमेशा बहुत आज़ादी दी और Yes, बहुत प्रोत्साहन दिया यस कि हम पढ़ाई के साथ साथ बाकी जो को करिकुलर एक्टिविटीज Yes, हैं yes. उसमें बहुत भाग लें। राइट और मुझे लगता है कि उनमें ये दूरदर्शिता थी यस कि वो समझते थे कि आईएएस में compete करने के लिए एक ऑल राउंड पर्सनैलिटी का होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल तो इसलिए उन दिनों मुझे याद है कि विमेन क्रिकेट शुरू हुई थी, उसका Yes. आगाज हुआ था इंडिया Yes, में, yes. और मैंने क्रिकेट सीखना शुरू किया। Right. फिर मैंने स्टेट को रिप्रेजेंट किया, Yes. यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया नेशनल्स में, Yes. और पर उसके साथ साथ बेशक वो ड्रामा हो, Yes. पब्लिक स्पीकिंग हो, Debates, डिबेट्स, declamations. डिक्लेमेशन कॉन्टेस्ट हैं और सिंगिंग है, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी यस जिसमें भागीदारी ना की हो। Yes. तो एक बहुत एक्सपोजर हुआ, Right. एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हुई, Yes. और पढ़ाई होती थी, पर पढ़ाई के साथ बहुत सारी और मस्ती भी Right. होती थी। यस तो जब मैंने, और मज़े की बात ये है कि बहुत लोग ये सोचा करते थे कि अनुराधा अपना समय बाकी चीज़ों में इतना लगाती है कि पढ़ाई में हाँ। अव्वल नहीं आ सकती है। Yes. लेकिन मैं पढ़ाई में भी हमेशा, मैंने यूनिवर्सिटी टॉप किया, यस बीए में भी, Right. और फिर एमए मैंने इंग्लिश में किया, तो उसमें भी टॉप किया। यू डिड इट फ्रॉम कुरुक्षेत्र और जी। फ्रॉम पंजाब मैंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी Okay. से एमए इंग्लिश किया, यस और 79 में। Okay. और जब मैंने किया एमए, जिस साल मैंने पास की, उस साल मैं 20 साल से कुछ महीने ऊपर थी, 21 साल की उम्र मेरी नहीं हुई थी, ओके और आईएएस का इम्तिहान लिखने के लिए जो मिनिमम आयु Age थी थी, वो हाँ। 21 ईयर्स थी। यस तो मैं उस साल इम्तिहान नहीं लिख पाई। ओके तो मैंने फिर मेरा ही कॉलेज था, उन्होंने मेरे को जैसे ही रिजल्ट आया मुझे लेक्चरशिप दे दी आदर्श Yes. कॉलेज में, यस और तब मैंने सोचा कि ठीक है अगले साल आईएएस का एग्ज़ाम दूंगी। लेकिन मुझे लेक्चरशिप इतनी पसंद थी, Yes. पढ़ाना इतना पसंद था यस कि मेरी इच्छा ये थी कि मैं सिर्फ अध्यापन करूं, राइट और तो बिल्कुल भूल गई कि आईएएस का इम्तिहान देना है। और फिर जब उन दिनों ये नया सिस्टम शुरू हो गया था, 2 स्टेप प्रोसेस का, Okay. कि पहले प्रीलिम्स आपने देने हैं, फिर Yes. अगर आपके प्रिलिमिनरी एग्जाम्स होंगे तो फिर आप मेन देंगे। Okay. तो मैंने प्रिलिमिनरी एग्जाम कोई बहुत तैयारी के साथ नहीं दिया, जी और जब मैं प्रिलिमिनरी एग्जाम दे के आई तो मुझे लगा कि मेरा कोई बहुत अच्छा एग्जाम तो हुआ नहीं है, Right. तो बहुत अच्छे नंबर आने की कोई उम्मीद नहीं है, तो मैं भूल गई उसके बारे में। Yes. और जिस दिन मेरा रिजल्ट आया, और तो मेरे फादर ने देखा और पूछा रोल नंबर कहाँ है, तो मैंने कहा रोल नंबर तो इधर उधर है, बिकॉज अच्छा तो हुआ नहीं था पेपर। तो बोले नहीं नहीं, रोल नंबर बताओ, मेरे पास है। हाँ. बड़े पर्टिकुलर थे, अपने पास रोल हाँ. नंबर रखा हुआ था। हाँ. तो रोल नंबर निकाला और फिर बोले कि तुम्हारा हो गया है। ओके और मुझे ये याद है 11 नवंबर से इम्तिहान था, अच्छा और ये बात है 1 अगस्त की, ओके और 31 जुलाई को रिजल्ट आता था। तो मैंने कहा पर कैसे तैयारी होगी हाँ। इतनी कम देर में। तो फिर और पढ़ा भी रही थी साथ, हाँ। लेकिन बस तो वही 3 महीने थे, 3.5 महीने उसमें तैयारी की, और पहले अटेम्प्ट में आईएएस में क्लियर हो गया। Yes. और फिर एकेडमी में गई, और फिर अपना ही जो स्टेट था वो आपको मिल गया। हरियाणा, Yes. वो मुझे मिला। इट वाज अ रियल प्रिविलेज फॉर यू It was a Yes. privilege. Yeah. It was a privilege Yes. कि मैं अपनी ही स्टेट में आके अपने ही लोगों के लिए यस काम कर सकूं, Yes. जिसकी एक्चुअली मेरी बहुत बड़ी तमन्ना है। नहीं, आज भी आपको बहुत से कामों के लिए याद किया जाता है, क्योंकि मैं तो काफ़ी देर भिवानी रहा, तो तब तक आप आईएएस कैडर में आ चुके थे, और आपके नाम की चर्चा हमारे सामने भी आनी शुरू हो गई थी। तो बताइए कहाँ आपकी पहली पोस्टिंग हुई? So, मेरी पहली पोस्टिंग हुई
महेंद्रगढ़ में। और महेंद्रगढ़ आपको मालूम है उस समय नारनौल जो था और महेंद्रगढ़ जिला जो था वो सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ हरियाणा में माना जाता था। और महेंद्रगढ़ बहुत छोटी सी सब डिवीजन थी और बहुत क्वाइट सब डिवीजन थी। तो वहाँ मुझे एसडीएम लगाया और मैं बस थी 23.5 साल की थी जब मैं एसडीएम लगी। तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा अनुभव था कि एक आप ऐसे क्षेत्र में जाएं जहाँ डेवलपमेंट बहुत उस स्केल पे या उस पेस पे नहीं अभी हुई थी। और फिर आप एक महिला हैं और बहुत यंग हैं, अनमैरिड हैं। और पर मुझे जो बात से बहुत खुशी होती है कि महेंद्रगढ़ के लोगों ने मुझे बहुत अपनाया, प्यार से अपनाया, बहुत प्यार दिया, बहुत इज्जत दी। और क्योंकि वो एक बहुत क्वाइट सब डिवीजन थी जहाँ बहुत ज़्यादा वीआईपीज़ का आना जाना नहीं रहता था, मुझे बहुत समय मिला काम सीखने का। तो मुझे याद है कि मैं बहुत गाँव में जाया करती थी, लोगों के साथ बहुत बैठती थी, महिलाओं के साथ, बड़े बुजुर्गों के साथ। और वो जो समय मैंने उनके साथ बिताया, पेड़ों के नीचे चारपाइयों पे बैठ के, बहुत तपती हुई बालू वहाँ होती थी, रेगिस्तान का इलाका है, और बहुत चला करती थी देखने के लिए डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को। उससे मैंने बहुत सीखा, लोगों के साथ एक बहुत रिश्ता बना, उनकी क्या तकलीफें हैं, उनके क्या समाधान हैं। तो बहुत एक अच्छी आईएएस करियर की शुरुआत मेरी महेंद्रगढ़ में हुई। जी। तो एज ए डिप्टी कमिश्नर पहली पोस्टिंग आपको कब और कहाँ मिली? मैं एसडीएम के बाद एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रही हिसार में। तो वहाँ मैंने फिर सारा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आगे बढ़ाए। और उसके साथ साथ जो मेरे करियर में खास चीज़ थी कि मैं रजिस्ट्रार भी रही हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। और उस समय मैं पहली महिला थी जिसे रजिस्ट्रार लगाया, और मैं उस समय तकरीबन 25 साल की थी। तो उस समय मुझे याद है कि एचएयू की फैकल्टी को बहुत अजीब लगा था कि एक बहुत ही यंग उसको आप एक रजिस्ट्रार लगा रहे हैं। और मुझे लगता है वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी ट्रेनिंग थी मेहनत करने में, कि किस तरीके से आपने मेहनत से और अपनी डिलीजेंस से आप एक अपने लिए रिस्पेक्ट अर्न करते हैं। उसके बाद मैं डिप्टी कमिश्नर पानीपत रही। और उस समय महिलाओं को जिला नहीं देते थे हरियाणा में। तो बहुत बड़ा एक प्रेजुडिस था विमेन के अगेंस्ट। और बहुत देर से डिमांड थी इस बात की कि महिलाओं को जिला दिया जाए, लेकिन वो बात नहीं हुई थी। तो इसलिए जब मेरे को पानीपत में डीसी लगाया तो वो भी बहुत बड़ी एक शुरुआत थी महिलाओं को जिला देने में। तो फिर वो भी अपने आप में एक्सपीरियंस था। और मुझे इस बात का एहसास था कि एक ऐसी महिला होने के नाते जिसे पहली बार ये जिम्मेवारी सौंपी गई है, मुझे बहुत अच्छे से काम करना है ताकि आगे के लिए जो महिला आईएएस अधिकारी हैं उनके बारे में किसी को कोई शक शुबा ना रहे उनकी प्रतिभा के बारे में। मुझे अनुराधा जी याद है हमारे महकमे के दिनों में डीटीसी थे मिस्टर समीर पालसरो, उनको भी शायद आपके पास काम करने का मौका मिला। और क्योंकि वो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं तो अक्सर वो जब भी कभी हम मुलाकात किया करते थे वो आपकी बहुत तारीफ करते थे। और बात ये है, देखिए, जहां लोग अच्छा काम करते हैं उनकी ख्याति स्वयं ही, हालांकि सब आईएएस कैडर के लोग हैं, लेकिन हर एक आदमी के काम करने का स्टाइल अलग अलग होता है। तो जिस स्टाइल से आपने काम शुरुआत की एज ए डिप्टी कमिश्नर, उसके पूरी जो गाथा है वो अक्सर मुझे मिस्टर सरोज सुनाया करते थे। आज आप जब सामने बैठी हैं तो मुझे भी उनके कहे हुए कई शब्द याद आते हैं, और वो ऑफ कोर्स सारे के सारे पॉजिटिव एपिथेट्स हैं जो आपके लिए यूज किए गए थे। तो चलिए हम आगे चलते हैं। उसके बाद पानीपत से आगे फिर आपकी यात्रा कहाँ रही? जब मैंने ये सब जिला किया, सब कुछ किया, उसके बाद कुछ तो मेरी हुडा में
मैंने एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे काम किया। Okay. और इन सारी असाइनमेंट्स में एक चीज़ बहुत साफ थी कि लोग ये कहा करते थे कि अनुराधा बहुत निडर है, Yes. बहुत करेजियस है, Yes. बहुत ऑनेस्ट है, हाँ. प्रिंसिपल्स की पक्की है, Yes. फेयर है बिल्कुल। और बहुत फेयरलेस है। जी और क्योंकि मैं फेयर थी जी इसलिए मैं और फियरलेस थी। Yes. और उससे बहुत रिस्पेक्ट थी क्योंकि Yes. लोग ये जानते थे कि मैं किसी से कोई भेदभाव या प्रेजुडिस या किसी मोटिव से कभी काम नहीं करूँगी। जी तो एक चीज़ जो मैं शेयर करना चाहती हूँ कि जब मैं महेंद्रगढ़ में थी तो मैं रात को चली जाया करती थी ऑक्ट्रॉय चेक करने के लिए, जी। वाटर वर्क्स चेक करने के लिए। छोटी जगह थी, हाँ। म्यूनिसिपल कमेटी के पास रेवेन्यू नहीं था, जी तो अगर लोग सो जाएं, चौकीदार सो जाएं तो मोटर जल जाती थी, ठीक है। तो फिर वाटर सप्लाई डिस्टर्ब होती थी, पैसे भी कम थे उसको रिपेयर कराने के लिए। तो बहुत मैं रात को चक्कर लगाती रहती थी। जी अच्छा, इसी तरीके से जब डिप्टी कमिश्नर थी तो बहुत फियरलेस थी। मुझे याद है पहली बार मैं हरियाणा में पहली बार जब ये अमेंडमेंट्स हुई थी और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की और विमेन के लिए रिजर्वेशन हुआ था राजीव गांधी जी के इनिशिएटिव के बाद, तो पहली बार ये पंचायतों के इलेक्शन हुए थे देश भर में और हरियाणा में। तो वो मैंने कराए थे। तो एक बार वो एक लेडी जो सरपंच बनी, उसी को बनना था, एक लेडी के सरपंच बनने के चांसेस थे, तो उनको अबडक्ट करके लोग ले गए। अच्छा। तो मैंने रातों रात फिर उनको ढूंढवाया Okay. और लोगों के मालूम था कि कौन लोग हैं इसके पीछे, तो उनको सबको अंदर करके Okay. उस लेडी को वापस करवा के और जो उसका ड्यू था फेयर इलेक्शन कराया। तो इस तरीके की बहुत कहानियां थी हाँ। कि एजिटेशंस में अंदर बड़ी एजिटेशंस, किसान एजिटेशन है तो लोग कहते थे कि डिप्टी कमिश्नर बाहर आए तो मैं बेहिचक बाहर जाती थी। स्टूडेंट एजिटेशन हो, कोई भी एजिटेशन हो, और उनके साथ खड़े होके बिना। तो मुझे लोग महेंद्रगढ़ में, मुझे याद है, कहा करते थे कि राजा विक्रमादित्य हैं की तरह हैं जो वेश बदल के रात को चक्कर लगाती हैं। Okay. और ये मेरा एक रेप्यूटेशन बन गया Yes. फियरलेसनेस का। Yes. तो क्या हुआ कि उस समय जब हुड्डा में भी, जब मैं पंचकुला में रही एडमिनिस्ट्रेटर हुड्डा, तो उन दिनों अनऑथराइज्ड लोगों ने काम करने शुरू किए थे कि जो आपके मेन रोड्स हैं उसमें दरवाजे पीछे से खोलने शुरू किए। Yes. तो अगर उस समय वो बंद ना होते तो आज पंचकुला की कोई और तस्वीर होती, Yes. गांव जैसी। हाँ, सो उस समय मैंने सारे वो एक दिन बस मुहिम चला के सब बंद किए और इस तरीके की बहुत सारी चीजें थी। हाँ. तो फिर उसके बाद होम सेक्रेटरी चंडीगढ़ Yes. का That was one of your लैंडमार्क असाइनमेंट। तो उस समय फिर मेरा नाम सरकार ने, मुझे जिला तो दिया ही था, मैंने कहा, लेकिन होम सेक्रेटरी चंडीगढ़ का अपने में एक रिकॉर्ड है कि उससे पहले किसी भी महिला को सोचा ही नहीं था और उसके बाद मेरे बाद कभी कोई महिला रही नहीं। तो मैं अभी तक मैं ही अकेली महिला IAS अधिकारी थी जो होम सेक्रेटरी चंडीगढ़ रही। और उन दिनों में चंडीगढ़ क्योंकि पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी है और उस समय मिलिटेंसी पीक में थी पंजाब में। खालिस्तान मूवमेंट करके टेररिज्म बहुत ज्यादा था और उस समय जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे सरदार बेअंत सिंह, उनको बॉम्ब ब्लास्ट में मारे गए थे, वो सेक्रेटेरिएट में जो हुआ था। तो वो उसके इमीडिएटली बाद मैंने होम सेक्रेटरी चंडीगढ़ टेक ओवर किया। तो उन दिनों मुझे याद है कि कुछ अखबारों में किसी ने लिखा कि ये तो बहुत सेंसिटिव है, चंडीगढ़ बहुत सेंसिटिव जगह है और होम सेक्रेटरी की पोस्ट बहुत सेंसिटिव है क्योंकि ये दो स्टेट गवर्नमेंट्स इसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं, कैपिटल है जॉइंट, यूनियन टेरिटरी है और मिलिटेंसी है और एक महिला कैसे होम सेक्रेटरी की जिम्मेदारी संभालेंगी। और देखिए मैं वहाँ रही 4 साल, 3 साल का टेन्योर होता है, मुझे 1 साल का एक्सटेंशन मिला। 4 साल में रही और 4 साल में बहुत पीसफुल रहा चंडीगढ़। कोई वहाँ वायलेंस नहीं हुई, कोई टेररिज्म का इंसिडेंट नहीं हुआ। बेअंत सिंह के जो असैसिन्स थे, आई मेड श्योर कि वो ट्राई हों, उनका मैंने कोर्ट हम जेल में लगवाते थे ताकि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को कोई थ्रेट ना हो। और उसके बाद वो जब जेल में लॉज थे तो मैं खुद जाके सुपरवाइज करती थी उनके सारे अरेंजमेंट, सारी सिक्योरिटी। पर उसके अलावा भी क्योंकि होम सेक्रेटरी जो चंडीगढ़ है वो सिर्फ पुलिस और जेल्स के लिए जिम्मेवार नहीं है, वो बेसिकली बहुत डेवलपमेंट और एरियाज हैं, टूरिज्म है,
ट्रांसपोर्ट है, एजुकेशन, हेल्थ, बहुत और सारे डिपार्टमेंट्स मेरे पास थे। और एक वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था जिसमें आप सीधे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बहुत यंग स्टेज पे काम करते हैं। और मुझे याद है कि एक दिन वाजपेयी जी तब प्राइम मिनिस्टर थे और मुझे एकदम फ़ोन आया, मैं कहीं बैठी थी किसी मीटिंग में, और कहा कि वो चंडीगढ़ वो शिमला जा रहे थे प्राइम मिनिस्टर, और मौसम ख़राब हो गया और वो नहीं जा पाएंगे और वो चंडीगढ़ इमरजेंसी लैंड करेंगे और 15 मिनट में लैंड करेंगे और 15 मिनट में सब इंतज़ाम होने चाहिए, सिक्योरिटी के, उनको रिसीव करने के, बाकी सब बंदोबस्त। और तो मुझे 15 मिनट दिए गए और मैंने 10 मिनट में वो सारे इंतज़ाम करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ये कंफर्म किया कि वी आर ऑल रेडी एंड एवरीथिंग इज लाइंड अप। और उस समय लोग मुझे मिस एफिशिएंसी का खिताब दिया था लोगों ने कि अगर कोई भी काम अनुराधा के ध्यान में आए। पर मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि बात काम की स्पीड की नहीं है, बात काम किस निष्ठा से आप करते हैं, जज्बा और जज्बा और नियत। और मेरे लिए सारे करियर के दौरान जो जितना गरीब इंसान था और जितना ज़रूरतमंद इंसान था उसको मैंने सबसे पहले प्राथमिकता दी। और कभी भी कोई पॉलिसी भी अगर बनाई तो मैं हमेशा ये सोचती थी कि ये पॉलिसी या ये कदम उस इंसान को कैसे इम्पैक्ट करेगा जिसकी पहुंच मेरे तक नहीं है और जो कि बिल्कुल फेसलेस है, वॉइसलेस है। और इस प्रिंसिपल ने मेरे काम को बहुत गाइड और शेप किया। एंड रियली हरियाणा के लोग दे रियली फील प्राउड ऑफ दैट। ऐसा नहीं कि आप सामने बैठे हैं, मेरा ये मानना है कि हमने जिधर से भी कोई बात सुनी वो सब की सब बात आपके डिफरेंट फेदर्स इन योर कैप थे जो कन्वे हुए, और उसी की वजह है कि आप परमात्मा की कृपा से तंदुरुस्ती रखते हुए अभी भी एक्टिव हैं और इस टाइम वर्ल्ड के फोरम पे आप काम कर रही हैं। तो अभी हम आपके हरियाणा में जो किए गए काम हैं उनका जायजा लेंगे, उसके बाद जो आपको फॉरेन असाइनमेंट मिली है उस पर भी हम बात करेंगे। और मैं ये समझता हूँ कि भिवानी का नाम जहाँ और बातों के लिए प्रसिद्ध हुआ है, इस बात के लिए भी जाना जाता है कि वहाँ से बहुत ब्राइट आईएएस ऑफिसर मेल्स, फीमेल्स जो हैं वहाँ से निकले हैं और उनमें से आप एक हैं। आप ही के एक बैच शायद पहले या बाद में डॉक्टर दिलीप सिंह भी भिवानी से हैं, वो मेरे सीधे स्टूडेंट रहे हैं और अक्सर मेरे पास रेडियो पे भी आते रहे हैं। और आपको जानकर बहुत खुशी होगी, ही इज द ओनली आईएएस ऑफिसर हु डिड डीलिट इन हिज सब्जेक्ट। आमतौर पर लोग पीएचडी पे रुक जाते हैं, बट ही इज ए पर्सन एंड स्टिल he is continuing with his studies even after his retirement. So naturally we feel proud कि भाई ऐसे हमारे विद्यार्थी रहे हैं और उन्होंने भिवानी का ही नहीं पूरे इंडिया का नाम रोशन किया है। तो आप कब बाहर की असाइनमेंट कब आपको मिली और क्या काम करते रहे आप? तो बेसिकली हरियाणा में जब मैं काम कर रही थी तो बहुत तीन सेक्टर्स में काम किया जी। जैसे मैंने बताया आपको, हुडा में काम किया और बाकी और फाइनेंस में काम किया, एजुकेशन में, उसके बाद एजुकेशन में काम किया। और जब मैंने एजुकेशन में काम किया तो मेरा बहुत ज़्यादा रुचि हुई, दिलचस्पी हुई सोशल सेक्टर में, क्योंकि मुझे एजुकेशन से वैसे भी बहुत लगाव था। बड़ा स्वाभाविक है। हाँ, स्वाभाविक था। तो बहुत पहले स्कूल एजुकेशन में, और एजुकेशन में मैंने हर सेक्टर हैंडल किया। स्कूल एजुकेशन किया, फिर हायर एजुकेशन में किया, टेक्निकल एजुकेशन में किया, यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार रही। फिर मुझे हुडा साहब, जब भूपेंद्र सिंह हुडा सीएम थे, तो उन्होंने कहा कि ये यूनिवर्सिटी स्थापित करो, ये जो बीपीएस महिला, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय और खानपुर कला में। तो उस समय बहुत बड़ी मतलब पेचीदा मसला था, बहुत पीछे
गांव में एक यूनिवर्सिटी बनाना महिलाओं के लिए, लेकिन मैंने वो बनाई। और आज उसमें 5000 से ऊपर लड़कियां पढ़ती हैं उस यूनिवर्सिटी में। मेडिकल कॉलेज है, उसमें इंजीनियरिंग कॉलेज है, मैनेजमेंट साइंसेज हैं। मतलब वो मेरा कार्य था, बहुत दिलचस्पी थी और सोशल सेक्टर में। तो जब मैंने ये यूनिवर्सिटी बनाई, क्योंकि ये इनकी उस समय सीएम साहब की जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, उनका बहुत फेवरेट प्रोजेक्ट था, क्योंकि वो उस एरिया में बहुत इन्वेस्टेड थे। उनकी बहुत इच्छा थी कि जो हमारी रूरल लड़कियां हैं, जो जिनके पेरेंट्स बहुत रिलक्टेंट हैं कि उनको कोएड इंस्टीट्यूशंस में भेजें, उनके लिए हम ज़रूर नई फैसिलिटीज़, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें। तो जब मैंने वो सब यूनिवर्सिटी, अगर आप देखें तो वो यूनिवर्सिटी बहुत ही खूबसूरत बनी है। तो जब मैंने वो बड़ी तेज़ी से बनाई वो यूनिवर्सिटी, 1 साल में हमने ये सब कोर्सेज शुरू कर दिए थे। तो तब मेरे को सीएम साहब ने कहा कि आप अनुराधा, ये फिर मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट की कि देखिए आप अपना वाइस चांसलर लगाइए, अपना फुल फ्लैश कोई एकेडमिशियन ला के आप वाइस चांसलर लगाइए, क्योंकि एक बार जो बेसिक वो जो इस्टेब्लिशमेंट थी वो सब मैंने करके एक बार शुरू कर सब करा दिया था। और मेरे पास एडिशनल चार्ज था इसका, मैं विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की सेक्रेटरी थी। तो मैंने कहा कि सर आप अपना वाइस चांसलर लगाइए। तो बोले कि अच्छा ठीक है, पर आप बताइए आप कहाँ जाना चाहेंगे। अच्छा, ये तो मेरे को इतने सालों की सर्विस में पहले कभी किसी ने पूछा नहीं था। जहाँ लगा देते थे वहाँ मेहनत से काम करते थे। जी। तो मैं तो बहुत उसमें पड़ गई। मैंने कहा कि सर मेरी तो कोई चॉइस ही नहीं है, जहाँ सरकार ने लगाया वही काम किया, कभी रिक्वेस्ट ही नहीं की पोस्टिंग के लिए। जी। तो बोले नहीं, कुछ तो आपकी रुचि होगी। एंड ही प्रेस्ड ऑन, बार बार कहते रहे कोई तो आपका। और सच मानिए मुझे और कुछ सूझा नहीं, मैंने कहा कि मुझे हेल्थ दे दीजिए। अच्छा। और हेल्थ मैंने इसलिए कहा क्योंकि मैं तब विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की सेक्रेटरी थी। मैंने तब, मुझे बहुत था ये महिलाओं का जो मेंस्ट्रुअल जो साइकिल में लोगों को सैनिटरी नैपकिन्स को एक्सेस नहीं, लड़कियों को अवेयरनेस नहीं। और तो मैंने उस समय बहुत जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, जो विमेन ग्रुप्स हैं गांव में, उनको बहुत क्रेडिट एक्सेस करवाया था कि वो सैनिटरी नैपकिन्स बनाएं, लोकली बनाएं, ताकि गांव की लड़की को गांव में ही सस्ते दाम पे सैनिटरी नैपकिन्स मिलें। और वो इतनी उनको हेल्थ इशू रहता है जब वो तरह तरह की चीज़ें इस्तेमाल करती हैं। तो लेकिन मैं जब हेल्थ के पास जाती थी को ये लेके प्रपोजल कि अगर वो हेल्प कर पाएं और कुछ इसको सब्सिडाइज करें और प्रमोट करें उसका यूज़, तो मुझे कभी कोई ठीक जवाब नहीं मिलता था। और मुझे हमेशा ये लगता था कि जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो अपने आप को बहुत ऊपर और विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को बहुत नीचा समझता है। और बहुत कहीं मन में ये मतलब उससे फ्रस्ट्रेशन होती थी। तो मैंने उनको इसको देख के कि मुझे वो लिंकेज करना है, मैंने कहा कि सर मुझे हेल्थ दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, तो उन्होंने हेल्थ दे दिया मुझे, हेल्थ सेक्रेटरी लगा दिया। बस वो एक ऐसा ड्रीम जैसे होता है कि भाई मैंने हेल्थ में बहुत काम किया। और पहले तो हेल्थ का कि लोगों को दवाइयाँ कैसे फ्री मेडिसिन कैसे हम कर सकते हैं, कैसे हमारा हेल्थ फैसिलिटीज़ फंक्शनल हो, डॉक्टर्स की पोस्टिंग कैसे रैशनलाइज करें, कैसे हमारी अकाउंटेबिलिटी हो कि डॉक्टर्स बैठे, हमारी रेफरल नहीं हो प्राइवेट में अननेसेसरी, लोगों को जो सहूलियतें मिलनी चाहिए, तो ड्रग्स, डायग्नोस्टिक्स, डॉक्टर्स बहुत तो उससे उसका प्रभाव जो था वो दिखने भी बहुत लगा था। और तब मैंने यहाँ पे जैसे महिलाएं बच्चे पैदा करने में बढ़ जाती हैं जी। और क्योंकि उनको घर में पैदा करती थी और फैसिलिटीज़ नहीं थी, तो मैंने तब ये फ्री ट्रांसपोर्ट का शुरू किया कि जो महिला अगर किसी ने बच्चा पैदा जिसका होना है उसको हम फ्री लेके आएंगे। तो ये जो 102 नंबर जो आप डायल करिए और ट्रांसपोर्ट हुई, ये उस समय मैंने शुरू की थी। तो उस समय फिर हेल्थ में इतनी दिलचस्पी हुई कि हेल्थ के उस काम को देखते हुए मेडिकल कॉलेजेस बने, नए मेडिकल कॉलेजेस, ये जो ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूशन का जो कैंपस और कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट बादशाह में बना है, वो मेरे टाइम में हुआ। तो कुल मिला के उसका इतना नोटिस करने लगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सेक्रेटरी वगैरह कि उन्होंने फिर एक दिन मुझे पूछा। इसके बीच में सीएम साहब ने मुझे
सोशल सेक्टर के लिए अपने साथ लगा लिया था एज एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी। लेकिन उधर से ये बुलावा आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि अगर मैं आना चाहूँ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में तो वो इमीडिएटली मुझे लेंगे। और दिस वाज अनयूजुअल, अनप्रेसिडेंटेड था, क्योंकि हम IAS ऑफिसर सब अप्लाई करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डेपुटेशन के लिए, पर बहुत मुश्किल होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में पोस्टिंग मिलना, बहुत समय भी लगता है, अपनी मनपसंद आपको मिनिस्ट्री मिलती भी नहीं। और यहाँ पे वहाँ से खुद फोन आया, तो तब मैंने तो डॉक्टर अनुराधा जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपकी बड़ी सिस्टर डॉक्टर सुनीता और मेरी वाइफ डॉक्टर रेणु गंभीर आपस में अच्छी दोस्त भी रही हैं, तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपका हेल्थ में इतना इंटरेस्ट रखने में आपको डॉक्टर सुनीता का भी तो बहुत योगदान मिला होगा। आपने ना एक वो बात कही जो मैं छुपा रही थी, और वो ये थी कि जब मैं छोटी थी तो मेरी जो एम्बिशन थी वो थी डॉक्टर बनना। तो मैं उन दिनों, आपको याद है कि एक बहुत फेवरेट हमारा एस्से टॉपिक होता था, योर माय एम्बिशन इन लाइफ। तो जब भी वो एस्से लिखना होता था माय एम्बिशन इन लाइफ, तो मैं लिखती थी माय एम्बिशन इन लाइफ इज टू बिकम अ डॉक्टर। और मैं बहुत लिखती थी कि कैसे मेरा दिल करता है कि जो कोई बीमार आदमी आए उसको मैं ठीक कर दूं, और फिर वो उसकी मिजरी ले लूं, उसकी पेन एलिविएट करूं। तो बहुत मन से लिखा करती थी। और जब मेरी बड़ी सिस्टर डॉक्टर बनी, मतलब वो मेडिकल कॉलेज में थी, और जब मेरी बारी आई, मैं 10th मैंने पास किया, तो मेरे फादर ने कहा, मैंने कहा डैड मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। उन्होंने कहा नहीं तुम्हारे लिए तो मैंने IAS सोचा हुआ है, यू आर, मुझे आई स्टिल रिमेम्बर हिज वर्ड्स, ही सेड यू आर कट आउट फॉर द IAS। और मैंने सोचा, डैड प्रोफेसर थे, और आपको मालूम है कि प्रोफेसर्स की तनख्वाह तो बहुत कम होती है, और वो सब बच्चों को हॉस्टल में पढ़ा भी नहीं सकते। तो मैं इस बात में बहुत समझदार थी, तो मुझे मालूम था कि मेरी बड़ी सिस्टर ऑलरेडी मेडिकल कॉलेज में है, हॉस्टल में है। उनसे बड़े तो आपके प्रोफेसर, वो प्रोफेसर इकोनॉमिक्स की थी, मेरी उससे बड़ी बहन। तो मैंने फिर इस बात को सोच के जिद भी नहीं की, क्योंकि मुझे मालूम था कि डैड की फाइनेंशियल जो सिचुएशन भी वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे कि 2 बच्चों को। तो इसलिए मैंने कहा ठीक है। तो मैंने डैड की बात मानी, लेकिन मन में ये जो डॉक्टर बनने का, तो इसलिए वो जब हेल्थ, शायद जब मैंने कहा कि मुझे हेल्थ चाहिए, तो अंदर वो इच्छा भी थी कि मैं कुछ हेल्थ के क्षेत्र में कर सकूं। और इसीलिए मुझे बहुत रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस लगा हेल्थ में, क्योंकि मैं डॉक्टर्स के साथ काम करके मुझे इतनी खुशी होती थी। तो मेरे जो डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज थे, बाकी जो डॉक्टर्स थे, उनकी मतलब उनकी काबिलियत को रिस्पेक्ट करना, और फिर खुद कॉम्प्लीमेंट करना उनकी स्किल्स को अपनी स्ट्रेटेजिक और मैनेजमेंट स्किल्स से। तो हम इतनी खूबसूरत टीम के तौर पे काम करते थे, DGHS और मैं, कि तभी हम वो हेल्थ में वो सुधार ला पाए। क्योंकि डॉक्टर नरवीर सिंह होते थे, मुझे याद है, रोहतक एरिया से हैं वो, और वो DGHS थे, बहुत ईमानदार DGHS, बहुत डेडिकेटेड। और उनकी उस टेक्निकल एक्सपर्टीज और डेडिकेशन के साथ जब मेरा मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस मिल गया, तो इसलिए हमने फिर हेल्थ को उठाया हरियाणा में। और उसके बाद फिर जब ये बुलावा आया, तो तब मैं चली गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बस उसके बाद तो फिर हरियाणा का अनुभव था, और हरियाणा, और बहुत बड़ा कैनवस था, नेशनल कैनवस था। मेरे जो मिनिस्टर थे वो गुलाम नबी आज़ाद थे, और वो इतने बेहतरीन मिनिस्टर थे कि उन्होंने भी बहुत खुली छूट दी, बहुत फ्री हैंड दिया, और कोई भी एक अच्छा आइडिया उनके पास लेके जाएं तो वो ना उनकी डिक्शनरी में था नहीं। बहुत विश्वास और ट्रस्ट करते थे, और बहुत इनकरेज करते थे। तो हम लोगों ने उस समय, देखिए, इतना कुछ किया कि जब मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में गई, तो उस समय इंडिया की बहुत इंटरनेशनली बदनामी थी हेल्थ के क्षेत्र में। सबसे पहले पोलियो को लीजिए, तो जब मैं गई तो पोलियो का 50% जो वर्ल्ड में केसेस थे उस समय पोलियो के, उनमें से 50% इंडिया में थे। अच्छा। और इंडिया में इतनी भयंकर वायरस ट्रांसमिशन थी, खासतौर से यूपी, ईस्ट यूपी और बिहार में, कि सारी दुनिया में जो एक्सपर्ट्स थे, इंक्लूडिंग WHO, वो ये मानने लगे थे
कि इंडिया से पोलियो खत्म नहीं होगा। और क्योंकि पोलियो को खत्म करने का जो गोल था वो ग्लोबल गोल था, तो इसलिए लोगों में बहुत एक डिसअपॉइंटमेंट थी ग्लोबल कम्युनिटी में कि बिकॉज इंडिया करके वो ये कभी भी ग्लोबल इरेडिकेशन पोलियो की पॉसिबल नहीं। तो पहले तो ये था। और सेकंड चीज़ ये थी कि जो हमारी मैटरनल डेथ्स थी, जो महिलाएं बेचारी मर जाती हैं बच्चा पैदा करने में, या जो चाइल्ड डेथ्स हैं, जो 5 साल से छोटे बच्चे मर जाते हैं, बहुत प्रिवेंटेबल कॉजेज हैं। बहुत ऐसे कॉजेज हैं जो प्रिवेंट हो सकती हैं डेथ्स। तो उसमें इंडिया 25% इंडिया की भागीदारी थी वर्ल्ड के डेथ्स में। तो इसलिए काफी मतलब ये एक ग्लोबल एक परसेप्शन ये था कि इंडिया के बारे में जो अच्छा नहीं था। तो जब मेरे को उन्होंने जाते ही ये पोर्टफोलियो दे दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, क्योंकि प्रॉब्लम बहुत था और ये था कि नहीं कुछ चीज़ें सुधरनी चाहिए, पोलियो और ये सारा मैटरनल चाइल्ड हेल्थ पोर्टफोलियो। तो जब पोलियो की पहले तो समझने की कोशिश की कि क्या दिक्कत है, समस्या क्या है, और फिर हम लोगों ने बहुत कदम उठाए, इतना तेजी लाए हम पोलियो अभियान में कि उन बच्चों पे फोकस किया जो बच्चे बार बार छूट जाते थे अभियान से। ये खास एक मोड़ था, एक नया शिफ्ट था स्ट्रैटेजी में। और 1 साल के अंदर हम लोगों ने 0 पे ले आए हम पोलियो केसेस को। हमारा लास्ट पोलियो केस हुआ जनवरी 2011 में, और उसके बाद कोई केस इंडिया में आज तक नहीं हुआ। और इसको फिर सारे ग्लोबल लेवल पे लोग इसको पब्लिक हेल्थ फीट कहते थे। देश विदेश में इसकी इतनी प्रशंसा हुई, इतना जिक्र हुआ कि मैं जब जाती थी कहीं भी ग्लोबल इंटरनेशनल इवेंट में, तो लोग खड़े होके ओवेशन देते थे और अप्लॉज करते थे। फिर उसके बाद हम लोगों ने मैंने ये जो मृत्यु दर कम की, जो ये मैटरनल एंड चाइल्ड डेथ्स, उसमें हम लोगों ने बहुत मेजर्स लिए, बहुत ज़्यादा, कि डॉक्टर्स को मुहैया कराने के से लेके ये फ्री ट्रांसपोर्ट का मॉडल, फ्री मेडिसिन्स, फ्री डिलीवरीज, और सारी फ्री कॉन्ट्रासेप्शन, जो डोर टू डोर आशा से ये कॉन्ट्रासेप्टिव्स का बंटवाना, बहुत चीज़ें शुरू की। तो उसमें इट वाज, अब आप ये देखिए कि उसके बाद इंडिया की जो मैटरनल चाइल्ड डेथ्स की में बहुत कमी हुई, वो उससे भी लोग बहुत हैरान हुए। तो मेरे हिसाब से वो जो हमारा काम था और जो मैंने जिसको लीड किया, उसका विश्व भर में बहुत नोटिस हुआ वो। और दैट इज़ द टाइम जब फिर मेरे को इन्होंने वहाँ से गावी से बुलावा आया कि मैं अगर इंडिया से इंटरनेशनल उसमें आ सकूँ। देखिए अनुराधा जी, मैं अपने प्रोग्राम्स में अक्सर कहा करता हूँ कि उड़ान जिंदगी में परों से नहीं हौसलों से हुआ। तो आप एक जीता जागता उदाहरण हैं कि कहाँ भिवानी जैसी जगह से उठ के आप पहले नेशनल लेवल पर आपने वर्क किया, फिर नेशनल लेवल पर रिकग्निशन मिलने के बाद आपको इंटरनेशनल लेवल से बुलावे आने लगे, और आपने आपको वहाँ भी वैसे ही स्थापित किया जैसे हम आपको स्टूडेंट लाइफ में देखते थे। यहाँ आईएएस में रहते हुए आपने हरियाणा में काम करके दिखाया। तो अब हम आपके इंटरव्यू के अंतिम छोर पे चलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर आपने क्या क्या काम किया। तो सबसे पहले मेरे को जो बुलावा आया था जी, वो आया था ये ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन, जिसे हम गावी कहते हैं। गावी स्विट्जरलैंड में जिनीवा में सेटअप हेडक्वार्टर्ड है, और एक ऑफिस वाशिंगटन डीसी में है। और बेसिकली गावी एक ऐसी अलायंस है जो WHO, यूनिसेफ, वर्ल्ड बैंक और बहुत से देशों की गवर्नमेंट्स ने, यूके, नॉर्वे, USA, इन सब लोगों ने मिलके स्थापित की 2000 में। सन 2000 में की, ताकि जो वैक्सीन्स अमीर देशों में थे उस समय, वो गरीब देशों को भी मिल सके। बिकॉज गरीब देशों में बहुत से बच्चे ऐसी बीमारियों से मर जाते थे जो कि बहुत इजीली वैक्सीन्स प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो लेकिन
जो गरीब देश थे उनके पास एक्सेस ही नहीं था उन वैक्सीन का। वैक्सीन महंगे बहुत थे और वो नहीं अपने आप प्रोक्योर करने की उनमें आर्थिक सक्षमता थी। तो उस समय गावी बनी 2000 में। बहुत लोग जुड़े, गेट्स फाउंडेशन, बिल गेट्स ने बहुत कहा कि अगर इतने बच्चों की डेथ्स होती हैं हर साल, और एक्चुअली 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे, 1 करोड़ 20 लाख बच्चे हर साल 2000 में मरते थे, और उनमें से बहुत सारी डेथ्स जो हैं वो रोकी जा सकती थी वैक्सीन के यूज से। तो तब ये सब लोग जुड़े और इन्होंने उस समय गेट्स फाउंडेशन नई बनी थी। गेट्स फाउंडेशन की सबसे पहली जो कंट्रीब्यूशन था वो गावी को था। उस समय लगभग $1 बिलियन का उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, पर उसके साथ साथ WHO, मैंने बताया, WHO, यूनिसेफ, वर्ल्ड बैंक और यूके की गवर्नमेंट, यूके के प्राइम मिनिस्टर उस समय बहुत इस चीज में इन्वेस्टेड थे। तो गावी बनी। तो इन सब संस्थाओं के सहयोग से गावी बनी। तो गावी ने फिर पिछले, जब मुझे गावी का बुलावा आया तो मैं फिर गावी में डिप्टी CEO के तौर पे नंबर 2 पे गई। और पहली मैं भारत से मेरे हिसाब से IAS अधिकारी हूँ जिसे इस तरीके से इनवाइट करके इतने सीनियर लेवल पे, सीनियर लीडरशिप लेवल पे बुलाया गया। तो 2020 तक हमने गावी में से इतनी वैक्सीन्स को इंट्रोड्यूस किया है और एक्सपैंड किया है कि मतलब करोड़ों बच्चों की जानें बची हैं। अब हम ये मानते हैं कि पिछले 20 साल में गावी के काम से कम 1.5 करोड़ बच्चों की जानें बची, क्योंकि जो वैक्सीन इन देशों में थे ही नहीं वो सब हुए। अब इवन इंडिया उसमें शामिल है, तो इंडिया को भी गावी सपोर्ट करता है। तो जब मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में थी तो उस समय नए वैक्सीन इंडिया नहीं इंट्रोड्यूस कर रहा था, लेकिन मेरे समय में हमने पहली बार एक नया वैक्सीन इंट्रोड्यूस किया, पेंटावेलेंट वैक्सीन उसको बोलते हैं। इसमें हिब एक जो बच्चों को मार देता है, मेनिंजाइटिस हो जाता है बच्चों को और बच्चों की डेथ हो जाती है उस इन्फेक्शन से, और उससे बहुत फर्क पड़ा। तो अब वो जो उसके बाद इवन इंडिया को फिर गावी के सपोर्ट से हम लोगों ने रोटा, जो डायरिया है, बच्चों को दस्त लग जाते हैं, देखिए आप दस्त कितनी आसानी से वैक्सीन रोक लेता है, न्यूमोनिया हो जाता है बच्चों को, तो न्यूमोनिया का वैक्सीन, रोटा का वैक्सीन। और अब हम भारत में बात करें HPV वैक्सीन की, जो कि HPV वायरस ऐसा है जिससे महिलाओं को सर्विकल कैंसर हो जाता है, और सर्विकल कैंसर में फिर बहुत डेथ्स होने लगी हैं, बिकॉज आप लेट होता है डिटेक्ट, क्योंकि अर्ली स्क्रीनिंग नहीं है देशों में, और फिर उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट बहुत एक्सपेंसिव है, और कई बार ट्रीटमेंट पॉसिबल भी नहीं है। तो इसलिए ये बहुत बड़े पब्लिक हेल्थ चैलेंजेस हैं। तो गावी में मेरे जाने का फ़ायदा ये हुआ कि क्योंकि मैं अपने साथ बहुत ज़्यादा एक बहुत बड़ी देश का एक्सपीरियंस लेके गई थी, क्योंकि भारत तो एक देश नहीं है ना, भारत तो एक सब कॉन्टिनेंट है, और भारत में ऐसी जगहें भी हैं, ऐसे ज़िले हैं जो कि सब सहारन अफ्रीका से भी खराब हैं, और ऐसे भी ज़िले हैं कि जो कि एडवांस्ड इकोनॉमीज जैसा अच्छा कर रहे हैं। तो एक जो भारत है वो बहुत डाइवर्स है, और जैसे कहते हैं ना, लैंड ऑफ कॉन्ट्रास्ट है, विरोधाभास का है, बहुत अच्छा बहुत खराब। तो इसलिए जब मैं यहाँ थी तो मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बहुत इस तरीके की सोफिस्टिकेटेड स्ट्रैटेजीज लेके आए थे कि भाई केरला अगर अच्छा कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि केरला सारा ही बहुत अच्छा कर रहा है। केरला की 2-3 जिले ऐसे थे जहाँ मेल न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा थी, और इसी तरीके से अगर आप कहते हैं यूपी पीछे है या मध्य प्रदेश पीछे है, तो मध्य प्रदेश में भोपाल पीछे नहीं है, पन्ना बहुत पीछे है। यूपी में कानपुर पीछे नहीं था, श्रावस्ती बहुत पीछे है। तो इस अप्रोच को देखते हुए उस समय मैंने भारत में 184 जिले ऐसे आइडेंटिफाई किए थे जहाँ पे बहुत काम करने की जरूरत थी हेल्थ में, और हम लोगों ने इसी से ये सब चीज़ें कि कैसे हम उन जगहों को ढूंढें, उन पॉपुलेशंस को ढूंढें जहाँ पे सबसे ज़्यादा कमजोरी है और उनको फोकस करें। तो जब मैं गावी गई
तो गावी में मैं ये अप्रोच लेके गई और ये एक्सपीरियंस लेके गई कि आप सब कंट्रीज 73 कंट्रीज को गावी सपोर्ट करती थी तब कि 73 कंट्रीज सब एक जैसे नहीं है पर हर कंट्री यूनिक है और हमें अपनी फंडिंग मॉडल को फ्लेक्सिबल बनाना पड़ेगा ताकि वो हर कंट्री के कॉन्टेक्स्ट को रिस्पॉन्ड कर सके। और फिर एक और जो मैं सोच लेके गई वो ये थी कि कंट्री के अंदर बहुत सारी जैसे मैंने कहा विरोधाभास है, बहुत कॉन्ट्रास्ट हैं और हम सब नेशनल लेवल पे जब तक डिस्पैरिटीज को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, एड्रेस नहीं करेंगे, तो हम जो लास्ट बच्चा है जो आज हमारा छूट रहा है, जो सबसे गरीब मार्जिनलाइज वल्नरेबल बच्चा है और उसी के मरने के ज्यादा चांसेस हैं बीमार होने के, उसको हम नहीं पहुंच पाएंगे। तो वहाँ मैंने गावी में एक 0 डोज चाइल्ड का एक कॉन्सेप्ट दिया। मैंने ये वो बच्चा था जो मैंने इस्टेब्लिश किया अपने डेटा से, ये वो बच्चा है जिसको जो हमारा सबसे बेसिक वैक्सीन होता है ना, डिप्थीरिया, टेटनस और whooping कफ की अगेंस्ट, उसकी 1 डोज भी नहीं मिलती, उसकी 3 डोजेस हर बच्चे को चाहिए होती हैं। तो WHO और यूनिसेफ हमेशा तीसरी डोज को स्टडी करते थे, लेकिन जब मैंने स्टडी करना शुरू किया इस प्रॉब्लम को, मैंने रियलाइज किया कि आज हमारे लगभग 1,80,00,000 बच्चे 2021 में ऐसे थे जिनको 1 भी डोज वैक्सीन की नहीं थी और वो बच्चे सबसे ज्यादा वल्नरेबल बच्चे हैं। उनकी माएँ घर में पैदा करती बच्चों को, एजुकेटेड नहीं है, वाटर सैनिटेशन हाइजीन वहाँ मिसिंग है, तो सारी जो बीमारी है और सारे जो आउटब्रेक्स हैं और सारी डेथ्स हैं वो डिस्प्रपोर्शनेटली वहाँ फोकस्ड है। तो आज वो जो 0 डोज चाइल्ड का कॉन्सेप्ट है वो वन ऑफ द बिगेस्ट ग्लोबल बज़वर्ड्स है 2023। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो अनुराधा जी, अभी तो ये क्रम चल रहा है ना जी, तो फिर मैंने पिछले साल सितंबर में अब मैंने गावी में मैंने 8 साल लगाए और फिर मैं प्रेसिडेंट हूँ ग्लोबल इम्यूनाइजेशन की सेबिन वैक्सीन इंस्टीट्यूट में, जो कि वॉशिंगटन DC में है, अमेरिका में है। और ये इनका भी बुलावा आया तो मैंने कहा व्हाई नॉट, क्योंकि मुझे बहुत आदत है नए नए चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने की। और मैंने कहा कि और ये देखिए आप कि इन्होंने कभी भी ये उनकी लेगेसी है ये इंस्टीट्यूट डॉक्टर एल्फ्रेड सेबिन की, जिन्होंने पोलियो का वैक्सीन निकाला था और उसी से अब ये देखिए आप पोलियो इरेडिकेशन की मुहिम चल रही है। तो ये उसके इन्वेंटर थे, तो उनकी लेगेसी में ये इंस्टीट्यूशन है। तो मैंने कहा व्हाई नॉट, मैं यहाँ चलती हूँ, क्योंकि पहली बार उन्होंने USA के बाहर किसी नॉन US सिटीजन को सिलेक्ट किया है और उन्होंने पहली बार किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढा है जिसकी एक्चुअली टेक्निकली मेडिकल बैकग्राउंड नहीं है। और मुझे लगा कि ये एक बहुत बड़ा ट्रिब्यूट है मेरी डेडिकेशन के लिए या मेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्लोबल हेल्थ और इम्यूनाइजेशन के लिए कि दे हैव रिकॉग्नाइज्ड माय वर्क। सो अब मैं सेबिन इंस्टीट्यूट में अब कुछ महीने पहले मैंने ज्वाइन किया है और मेरा सपना ये है कि हम इस सारी वैक्सीन्स की जर्नी को, नए वैक्सीन्स को हम किस तरीके से उन लोगों तक पहुंचाएं जिनके अंदर सबसे ज़्यादा बड़ा रिस्क है। और जैसे सेबिन से हम काम कर रहे हैं टाइफॉइड वैक्सीन और इंडिया के लिए वो बहुत ही रेलेवेंट है क्योंकि इंडिया में आप देखते ही होंगे टाइफॉइड कितना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा टाइफॉइड है हर शहर में, हर टाउन में टाइफॉइड के बहुत केसेस हैं, लोग बहुत सफ़र करते हैं और टाइफॉइड का अब एक इतना कारगर वैक्सीन है जो कि अवेलेबल है। तो अभी हमने सेबिन ने पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश में ये वैक्सीन इंट्रोडक्शन के लिए ग्राउंड तैयार किया है। गावी से अब इंडिया को सपोर्ट मिल रही है टाइफॉइड वैक्सीन की, तो हम लोग वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि इंडिया टाइफॉइड वैक्सीन करे, HPV वैक्सीन इंट्रोड्यूस करें, क्योंकि वो भी हम सेबिन से HPV वैक्सीन के लिए भी एक मोमेंटम जनरेट करना चाहते हैं। तो बस माय जर्नी कंटिन्यूज। वेरी गुड अनुराधा जी, I can simply say God bless you and you keep on achieving one laurels after the other. In fact, nowadays you are doing more for humanity and for your own satisfaction as well,
and God always bless those people who are such a dedicated people. I often say one अशार of mine कि यहाँ दौलत वालों ने जिंदगी में अलग से क्या पा लिया, यहाँ भरपेट खाने वालों ने अलग से क्या खा लिया है। जिंदगी के स्वाद यहाँ भूख में वाबस्ता हैं, जिसने खुद को गवा दिया उसने ही पा लिया है। बहुत कम लोगों को गवा के पाने की कला आती है, लेकिन आपके पूरे करियर को जानने के बाद ये बात अच्छे से स्पष्ट होती है कि आपको ये कला अच्छे से समझ आ गई है और एक के बाद एक आप मील का पत्थर पार करते हुए अपने रास्ते की तरफ बढ़ रहे हैं। आपकी इस जर्नी को देखते हुए मुझे एक बहुत प्रोमिनेंट शायर का ये शेर याद आता है कि हम तो दरिया हैं और हमें अपना हुनर मालूम है, जिधर भी चल देंगे उधर है रास्ता अपना, उधर है रास्ता अपना। तो बिफोर आई फाइनली say goodbye to you, I would like that in your last message, please give some guidance to those young girls and boys who are keen to compete for IAS exam or for any such higher level exam, so that they can also get the proper guidance and the proper way how to achieve it. Only for 2-3 minutes. तो सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि जो IAS है Yes. वो हाईएस्ट पब्लिक सर्विस है Yes. और सिर्फ उन्हीं बच्चों को IAS में आने की कोशिश करनी चाहिए जिनके दिल में बहुत कंपैशन है। Yes. Yes. यू नो बिकॉज अगर आपके दिल में किसी और के लिए और अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए, खास तौर से वो जो हमारे जितने फॉर्चुनेट नहीं हैं, Yeah. अगर उनका लॉट इम्प्रूव करने का जज्बा नहीं है Yes. तो फिर IAS में आना बिल्कुल पर्पसलेस है। Exactly. और उससे बल्कि फायदे से नुकसान ज़्यादा होता है, बिकॉज लोगों की बहुत उम्मीदें होती हैं IAS ऑफिसर से। Yes. और मैंने अपने करियर में ये देखा है कि किस तरीके से बुजुर्ग लोग, किस तरीके से यंग बच्चे आया करते थे बहुत उम्मीद के साथ मेरे पास कि उन्हें न्याय मिलेगा, उन्हें उनका सॉल्यूशन उनकी प्रॉब्लम का होगा, उन्हें सुनवाई मिलेगी। और अगर आप में कंपैशन का जज्बा नहीं है तो फिर आप उनको बहुत डिसअपॉइंट करते हैं। Yes. बहुत डिसअपॉइंट करते हैं। और अब मैं देखती हूँ कि IAS में माहौल बदल रहा है, लोग अपने लिए IAS ज्वाइन करते हैं, अपने को प्रमोट करते हैं, अपना मोटिव रहता है, अपना स्वार्थ रहता है। IAS कोई प्रॉस्पेरिटी का जरिया नहीं है। Yes. अगर आपको पैसा चाहिए जिंदगी में तो आप कुछ और ढूंढिए Yes. करियर, लेकिन अगर आपको सेवा करनी है, आपको चेंज लाना है, ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज लाना है, तो IAS जैसी अपॉर्चुनिटी आपको कहीं और नहीं मिलती, क्योंकि IAS आपको पहले दिन उस लीडरशिप के मुकाम पे एकदम कैटेपुल्ट कर देती है कि आप या बना सकते हैं या डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। Exactly. तो आप सबसे पहले तो मोटिव आपका जो है, मोटिवेशन IAS का बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और अगर फिर IAS में आना है तो उसके लिए आप बस फोकस रखिए अपना, जैसे कहते हैं ना अर्जुन ने जब वो तीर लगाना था मछली पे तो वो फोकस रखा। तो आप अपने लक्ष्य पे फोकस रहिए, मेहनत करिए। तो और मेहनत सिर्फ IAS में आने की नहीं है, वो तो सिर्फ आपकी पहला स्टेप है एक बहुत बड़ी जर्नी में। लेकिन जब आप आ जाते हैं तो आपकी हर पग पे परीक्षा होती है। तो आप में वो जो डेडिकेशन और फोकस है और कंपैशन के साथ तभी आप चेंज ला सकते हैं। तो अनुराधा जी बहुत बहुत धन्यवाद पुनः। और हम पुनः अपने दर्शकों की तरफ से भी आपका आभार व्यक्त करते हैं कि आपने अपने कीमती समय से समय निकाला। और मैं आपकी बातचीत सुनते हुए ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज बहुत मन से, दिल से आपने अपनी सारी बात को रखा है
और ऐसे ही लग रहा है जैसे भिवानी की एक विद्यार्थी को हम बात कर रहे हैं और वो बड़े प्लेन भाव से, सहज भाव से जो भी अपने मन की धारणा है उसको बड़े खुले से व्यक्त कर रही हैं। आपका पुनः आपका आभार, धन्यवाद और गॉड ब्लेस यू। Thank you so much. It was a pleasure and a privilege.